ओके, सो लास्ट क्लास में हमने रेट ऑफ रिएक्शन निकाला था। क्या था रेट, मतलब क्या था? समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू। तो जब किसी रिएक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर देखे तो क्या चेंज होता है? कंसंट्रेशन। यस और नो? तो रेट को हमने डिफाइन किया था चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो जब भी रिएक्शन को देखोगे तो उसका क्या चेंज होगा? कंसंट्रेशन। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम, दैट इज रेट। और आई कैन से चेंज इन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। पहला तरीका। हालांकि पहले डिसाइड किया था कि पूरे चैप्टर में हम सिर्फ दो चीज पढ़ेंगे, एक रेट और दूसरा ऑर्डर। तो अगला अगला तरीका है रेट निकालने का, दैट इज कॉल्ड रेट लॉ। तो दैट इज द सेकेंड मेथड टू डिटरमाइन रेट ऑफ रिएक्शन। तो आज अपन पढ़ेंगे रेट लॉ, लिखेंगे रेट लॉ। रेट लॉ देखो, कोई रिएक्शन मेरे पास है ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। लास्ट क्लास में हमने डिसाइड किया था कि रेट अगर मुझे निकालना है तो आई कैन डिटरमाइन द रेट विथ रिस्पेक्ट टू ए, बी, सी एंड डी, जिसमें मेरा सी और डी कौन है? प्रोडक्ट। और जिसमें मेरा ए और बी क्या है? रिएक्टेंट। मतलब लास्ट क्लास में जो हमने रेट पढ़ा वो ये कहता है कि रेट किसी के रिस्पेक्ट में भी निकाला जा सकता है। इट कैन बी योर रिएक्टेंट एज वेल एज योर प्रोडक्ट। तो अपन रेट को निकाल सकते हैं रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में भी और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में भी। यस और नो? सब में से रेट क्या आएगा? सेम। बट रेट लॉ के साथ ऐसा नहीं है। रेट लॉ कहता है कि भैया रेट निकलेगा सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में। तो अगर किसी भी रिएक्शन का अगर आपको रेट निकालना है तो किसी भी रिएक्शन का जो रेट होगा वो निकलेगा किसके रिस्पेक्ट में? रिएक्टेंट। प्रोडक्ट से अपन रेट नहीं निकाल सकते। तो रेट लॉ क्या कहता है? रेट लॉ कहता है कि भैया रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट है उसके कंसंट्रेशन को लो और उसको प्रोडक्ट कर दो। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, ये वाला प्रोडक्ट नहीं। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो रेट लॉ सबसे पहले क्या कहता है? रेट लॉ कहता है कि रेट निकालना है तो सबसे पहले क्या करो? रिएक्टेंट का क्या निकालो? कंसंट्रेशन, और उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो कर देते हैं। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ ए एंड प्रोडक्ट ऑफ बी। यस और नो? तो आपका जो रेट है वो हो गया प्रोडक्ट किसका? ए और बी का। आगे तुम्हारा रेट लॉ कहता है कि भैया जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसमें जो कंसंट्रेशन टर्म आपने लिखा है, कौन है कंसंट्रेशन टर्म यहां पर? ए एंड बी। तो आपने जो कंसंट्रेशन टर्म लिखा है ए और बी, उसके पावर में उसके मोल्स आएंगे। पहला चीज, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। पहला चीज। तो जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का उसका मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने। दूसरा चीज क्या कहता है रेट लॉ? कि हर किसी कंसंट्रेशन टर्म के पावर में क्या लगा दो? उसके मोल्स। तो ए का मोल क्या है बेटा? ए। और बी का मोल क्या है? ये हो गया आपका रेट एक्सप्रेशन। इसको अपन बोलते हैं क्या? रेट एक्सप्रेशन। इस रेट एक्सप्रेशन की खासियत यह है बेटा कि रेट एक्सप्रेशन में वही कंसंट्रेशन टर्म आएगा जिस पे रेट डिपेंड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तो फिलहाल देख करके मैंने ए और बी लिख दिया है ना, रेट एक्सप्रेशन। ये सही भी हो सकता है और ये गलत भी हो सकता है। सही तब होगा जब मैं इसको एक्सपेरिमेंटली देखूंगा। लैब चले गए, ए और बी को लिया, ए के कंसंट्रेशन को चेंज किया, देखा हाँ क्या रेट डिपेंड कर रहा है, चेंज हो रहा है रेट, तो ए आएगा रेट एक्सप्रेशन में। बी के कंसंट्रेशन को चेंज किया, देखा क्या रेट को फर्क पड़ रहा है, हाँ पड़ रहा है, तो बी आएगा। और अगर मान लो बी के कंसंट्रेशन को चेंज करने से रेट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो रेट एक्सप्रेशन में बी नहीं आएगा। समझ गए मैं क्या बोला? और अगर आपके पास एक रेट एक्सप्रेशन है जो आपने एक्सपेरिमेंटली निकाला है, कैसे निकाला है? क्योंकि देखकर तो रेट एक्सप्रेशन लिखूंगा वो सही भी हो सकता है, और क्योंकि मुझे थोड़ी पता मेरा रेट ए पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, बी पे करेगा कि नहीं करेगा। तो मैं देख करके रेट एक्सप्रेशन तो ऐसे ही लिखूंगा। तो मैं रेट एक्सप्रेशन मे बी करेक्ट और मे नॉट बी करेक्ट। आया समझ में? पर अगर सामने वाले ने तुमको रेट एक्सप्रेशन दिया, मतलब उसने दिया मतलब एक्सपेरिमेंटल दिया होगा, तो रेट एक्सप्रेशन सही है। तो कोई भी रेट एक्सप्रेशन अगर आपको गिवन है और उसमें मैं अगर आपसे पूछूं बेटा ऑर्डर बताओ, क्या बताओ? ऑर्डर। तो कंसंट्रेशन टर्म के पावर का सम। तो फिलहाल रेट एक्सप्रेशन में अगर यही रेट एक्सप्रेशन सही है तो इसका ऑर्डर क्या होगा? ए प्लस बी। क्या हो जाएगा ऑर्डर?
आया समझ में? तो किसी भी रिएक्शन को देख करके, मतलब कोई रिएक्शन मैंने लिख के दे दिया और मैंने बोला बेटा ऑर्डर निकाल लो, तो सही भी हो सकता है और, क्योंकि रेट एक्सप्रेशन सही भी हो सकता है और गलत। क्यों, समझ में आ रहा है? क्योंकि रेट एक्सप्रेशन में वही सारे टर्म आएंगे जिस पे रेट डिपेंड करेगा। तो इक्वेशन को देख करके मैं डिटरमाइन कर सकता हूँ कि किस पे डिपेंड करेगा नहीं करेगा। तो ये रेट लॉ का लिमिटेशन आ गया। क्या क्या रेट लॉ का? तो इससे क्या होगा, अगर मैं कोई रिएक्शन दे दूं और आपसे ऑर्डर पूछूं तो ऑर्डर सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। पर अगर सामने वाले ने रेट एक्सप्रेशन दिया है आपको और बोला बेटा ऑर्डर बताओ, तब क्या आएगा? सही आएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां से दो चीज सीखने मिल रहा है, रेट लॉ और साथ में अपन क्या देख रहे हैं, ऑर्डर। साथ में अपन क्या देख रहे हैं, ऑर्डर। तो अगर आपसे कोई पूछे बेटा व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या हो जाएगा? द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन ए रेट एक्सप्रेशन। अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन आपके पास है तो उस रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो भी कंसंट्रेशन टर्म है उसके पावर का क्या कर देंगे अपन, सम। क्या मिल जाएगा मुझे? ऑर्डर। हाँ या ना? और अगर कोई पूछे बेटा व्हाट इज रेट लॉ, तो क्या बोलेंगे? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। पहली बात, तो जो भी कंसंट्रेशन टर्म है रिएक्टेंट का, जो भी कंसंट्रेशन उसको मल्टीप्लाई कर दिए, एंड देन ईच कंसंट्रेशन टर्म विल रेज इट्स पावर इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ मोल्स। हर एक कंसंट्रेशन टर्म के पावर में क्या डाल दो उसके। तो ये हो गया आपका क्या, रेट एक्सप्रेशन। क्या हो गया ये आपका रेट एक्सप्रेशन। कहां से आया? रेट लॉ से। आया समझ में? और रेट एक्सप्रेशन में जो भी कंसंट्रेशन टर्म है उसके पावर का सम क्या मेरा, ऑर्डर। तो दो चीज यहां से सीखा आपने, रेट लॉ से रेट एक्सप्रेशन लिखना और रेट एक्सप्रेशन से ऑर्डर निकालना। कोई दिक्कत किसी को? तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, लिख देते हैं। रेट लॉ, क्या कहते हैं रेट लॉ? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली proportional to the product of concentration of क्या, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। पहला चीज। दूसरा चीज क्या बोलता है ये, जिसमें हर एक कंसंट्रेशन टर्म के पावर में क्या आएंगे, इन विच ईच कंसंट्रेशन term will raise its power equal to its number of। कोई तकलीफ किसी को? दिक्कत नहीं है ना इसमें? ठीक। यहां से अगर रेट एक्सप्रेशन लिखने बोले, क्या लिखने बोले, तो मेरे पास एक रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स, प्रोडक्ट लिख दो डायरेक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट का कोई लेना देना, वो C है D है जो है उससे मुझे कोई मतलब, क्योंकि रेट एक्सप्रेशन में सिर्फ कौन आएगा, रिएक्टेंट। क्या हो जाएगा रेट, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, A इंटू बी। ए का कंसंट्रेशन टू बी का कंसंट्रेशन, पावर में क्या, ए और बी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, क्या आएगा, कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। तो के रेट इज इक्वल टू के ए का पावर ए एंड बी का पावर बी। कोई तकलीफ किसी को? एंड दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड, क्या नाम है इसका, रेट एक्सप्रेशन। एंड दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड रेट एक्सप्रेशन। कोई दिक्कत किसी को? सिंपल है, नोट कर लीजिए फटाक से। ओके, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो रेट एक्सप्रेशन से अपन एक चीज और डिटरमाइन कर सकते हैं, क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन द सम ऑफ पावर ऑफ
concentration term, the sum of power of concentration term in a rate expression. तो कोई रेट एक्सप्रेशन आपके पास है, फॉर एग्जांपल मेरे पास है रेट इज इक्वल्स टू के टाइम्स ए टू द पावर ए एंड बी टू द पावर बी. तो ऑर्डर क्या हो गया बच्चा? ऑर्डर हो गया मेरा ए प्लस बी. कोई तकलीफ किसी को? तो कोई भी रेट एक्सप्रेशन उठा के दे दो, ऑर्डर पूछो, निकालेंगे क्या अपन? किसी का भी? कोई दिक्कत किसी को? अब इसके बेसिस पे मेरे पास अलग अलग टाइप ऑफ रिएक्शन है, ठीक है. पहला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं. तो पहला है मेरे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन. अब बोलो सर ये क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या मतलब इसका? ऑर्डर जीरो है मतलब कंसंट्रेशन पे डिपेंड. तो ऐसे देखो, अब समझो कैसे पॉसिबल है. अब बोलोगे सर ये लिख लिया ना अपन. अब आप बोलोगे सर आपने समझाया था लास्ट क्लास में फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें पहला फैक्टर था कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन के बढ़ाने से रेट बढ़ेगा, कंसंट्रेशन के बढ़ाने से यस और नो. फिर अब कैसे, क्यों नहीं बढ़ रहा ये चीज़? तो यहाँ पे अगर बात करते हैं अपन किसकी? जीरो ऑर्डर की. तो ऑर्डर की बात अगर करें, समझो मेरे पास एक रिएक्शन है N2 गैस. आपका N2 क्या है? गैस. तो N2 गैस प्लस H2 गैस गिव्स 2NH3. ये बहुत नोन रिएक्शन, सबको पता है. हैबस प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. और ये रिएक्शन आपका होता है एक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में. याद आ रहा है क्या? मोलिबिडियम इज ए कैटलिस्ट कि Fe इज कैटलिस्ट? Fe इज कैटलिस्ट, मोलिबिडियम इज प्रोमोटर. फिलहाल सरफेस केमिस्ट्री रिड्यूस हो गया तो हम उसमें नहीं जा रहे. तो Fe इज ए कैटलिस्ट. तो यहाँ पे Fe कैटलिस्ट है. अब देखो समझो, कैटलिस्ट होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा? बढ़ाएगा. तो जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा वो कैटलिस्ट है. अब इस रिएक्शन की अगर बात करें तो मेरा कंसर्न ये है कि सर अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूं, क्या लिखूं इसका ऑर्डर होता है जीरो. तो ऑर्डर जीरो, इसका मतलब मेरा रेट एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आ रहा है. रेट इज इक्वल टू के टाइम्स N2 का पावर क्या? देख के कभी पता चल रहा है क्या आपको? H2 का पावर क्या? ऐसे देखा जाए तो N2 का पावर क्या आना चाहिए? 1. और ऐसा देखा जाए तो क्या आना चाहिए? 3. ऑर्डर क्या होना चाहिए? 4. फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन होना चाहिए देख के. पर एक्सपेरिमेंटली कैसा रिएक्शन? जीरो ऑर्डर. तो दोनों का सम करूंगा, ऑर्डर क्या आएगा? अब कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने N2 के पावर में जीरो लिखा, इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन N2 के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है. और मैंने अगर H2 के पावर में जीरो लिखा, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन H2 पे डिपेंड नहीं कर रहा है. अब कैसे पॉसिबल है? सर आपने तो बताया था, देखो N2 का कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा, H2 का कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा, कोलिजन बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, हाँ या ना? तो भैया इसमें 100 N2 है, 100 H2 है, और उसी कमरे में मैंने फिर 1000 H2 और 1000 N2 लिया, तो नंबर बढ़ाया तो कोलिजन बढ़ेगा कि नहीं? जब तक कोलिजन होगा नहीं तब तक प्रोडक्ट बनेगा नहीं. तो भाई कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूं, क्या बढ़ा रहा हूं? तो रेट बढ़ना चाहिए कि नहीं? पर बढ़ नहीं रहा है. कैसे? तो यहां पर आपका जो कैटलिस्ट है वो है आपका सॉलिड आयरन, और आपका जो रिएक्टेंट है वो है गैस. इसको बोलते हैं हेट्रोलिटिक कैटालिसिस. क्या बोलते हैं इसको अपन? हेट्रोलिटिक. रिएक्टेंट का स्टेट अलग, कैटलिस्ट का स्टेट अलग. हेट्रोलिटिक कैटालिसिस. रिएक्टेंट आपका गैस है, कैटलिस्ट आपका सॉलिड है. अब क्या होता है, ऐसे रिएक्शंस होते हैं कैटलिस्ट के सरफेस पे. कहां पर होते रिएक्शन? तो N2 और H2 आपस में डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करेंगे. N2 घूमने आएगा Fe के सरफेस पे, H2 घूमने आएगा Fe के सरफेस पे. ये कैटलिस्ट है, तो कैटलिस्ट के सरफेस पे होगा रिएक्शन. तो ये कैटलिस्ट N2 और H2 में से किसी एक के साथ रिएक्ट करेगा, थोड़ी देर के लिए एक प्रोडक्ट बनाएगा, उसके बाद छोड़ देगा उसको. तो फिर वो अनस्टेबल हो जाएगा, तो उसके पास जो दूसरा बचा रिएक्टेंट है वही मिलेगा. ये तो करेगा नहीं. तो एट ए टाइम इसके ऊपर 100 N2 और 100 H2 आ सकते सिर्फ.
कितने आ सकते हैं? 100 इंटू 100 तो 100 इंटू आएंगे और 100 आएंगे, क्योंकि इसका सरफेस एरिया तो फिक्स है ना। आ रहा है समझ में? अब तुम N2 के कंसंट्रेशन को लाख करोड़ कुछ भी कर लो, H2 के कंसंट्रेशन को कुछ भी कर लो, इसके सरफेस पे एट ए टाइम कितने आएंगे? और रिएक्शन इसी के सरफेस पे होगा। तो कंसंट्रेशन के बढ़ाने से रेट बढ़ रहा है क्या? रेट बढ़ेगा कैटलिस्ट के सरफेस को बढ़ाने से, तो वो तो हम बढ़ा नहीं रहे। तो मेरा जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2 एज वेल एज H2। तो जब कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है रेट, तो पावर में क्या आएगा? जीरो। वो जीरो मतलब वो नहीं है ना। तो रेट एक्सप्रेशन में वही कंसंट्रेशन टर्म आएगा जिस पे रेट डिपेंड करेगा। तो क्या N2 के कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं, तो N2 नहीं आएगा। किसी का भी पावर जीरो लिखा मतलब है नहीं ना, वो 1 है। किसी का भी पावर जीरो मतलब कितना है? तो दैट इज 1। ये भी क्या है? 1, मतलब ये दोनों है ही नहीं। तो रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट? कौन सा ऑर्डर रिएक्शन? तो एक ऐसा रिएक्शन जिसका रेट उसके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। एक ऐसा रिएक्शन जिसका रेट उसके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। कौन सा रिएक्शन बेटा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? कोई दिक्कत किसी को? आया समझ में कैसे हो गया जीरो? देख के कभी पता चलता क्या? तो आप किसी भी रिएक्शन को देख के प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं उसका ऑर्डर। आ रहा समझ में? पता कैसे चलेगा? एक्सपेरिमेंटली। अब बोलोगे सर एग्जाम में अगर आ गया तो आपको एग्जाम्पल्स 2-4 होते जीरो ऑर्डर के याद रखने पड़ेंगे। और कहीं पर भी अगर रिएक्शन आ गया और आपको दिख रहा है कि कैटलिस्ट सॉलिड है और रिएक्टेंट क्या है? गैस। जितने रिएक्टेंट गैस होंगे वो नहीं डिपेंड करेगा उस पर। आ रहा समझ में? कोई दिक्कत किसी को? तो कुछ कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो जीरो ऑर्डर होते हैं, वो उसके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। PYQ बनाओगे मिल जाएंगे। कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसको हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें जिसका रेट एक ही रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो फर्स्ट ऑर्डर हुआ ना। अब अपन पता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर। सूडो का मतलब समझते हो ना? फॉल्स, मतलब फर्स्ट ऑर्डर नहीं है वो। तो एक ऐसा रिएक्शन जो एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर नहीं है पर अंडर सर्टेन कंडीशन बिहेव एज ए फर्स्ट ऑर्डर, उसको हम बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर। तो दो ही चीज काम का है, एक जीरो ऑर्डर और एक सूडो फर्स्ट ऑर्डर। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत? क्योंकि इसके एग्जांपल्स पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते PYQ में, उठा के देखोगे। तो अपन बात करते सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या हो जाएगा बेटा? डेफिनेशन क्या? दोज रिएक्शन whose rate is independent of those reaction whose rate is independent of concentration of क्या? समझ गए बच्चे लोग? एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ है। क्या हो गया ये आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन? क्या हो गया ये आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन? किसी को दिक्कत इसमें? तो एक ऐसा रिएक्शन जिसका रेट किस पे डिपेंड नहीं करे, उसके किसके कंसंट्रेशन पे? प्रोडक्ट का कोई लेना देना है क्या? रेट लॉ में प्रोडक्ट नहीं आएगा। रेट लॉ में प्रोडक्ट, ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके, कोई दिक्कत इसमें? आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लिखिए सूडो फर्स्ट ऑर्डर। देखो जैसा कि नाम है समझ में आ रहा है इससे, फॉल्स मतलब झूठ मूठ का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैसा रिएक्शन? झूठ मूठ का। चलिए एक रिएक्शन देखते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर देखते हैं। व्हाट इज दिस? एस्टर। इसका अपन क्या कर रहे हैं? हाइड्रोलिसिस। वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। क्या मिलेगा आपको? CH3 CH2 COH प्लस क्या मिलेगा आपको? CH3OH, ऐसा कुछ, हाँ या ना? ठीक। अब इस रिएक्शन की अगर बात करें दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर का रिएक्शन वाटर के साथ। तो जब भी किसी का रिएक्शन वाटर के साथ होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। क्या बोलते हैं उसको?
तो दैट इज हाइड्रोलिसिस। अब एक बात बताओ, रिएक्शन को देख के आपको क्या लग रहा है, ऑर्डर क्या है? दैट इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, दैट इज अ सेकंड ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। बट अगर आप इसमें एक कंडीशन लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? अगर आप पानी को एक्सेस में ले लेते बेटा, तो आपने कंडीशन लगाया, तो वाटर को एक्सेस पे लेने पे अब आपका जो रेट है वो वाटर पे डिपेंड नहीं करेगा। पानी एक्सेस में आ गया, अब उसमें कितना भी पानी डाल लो, रेट को फर्क आया समझ में? तो जब हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टर में मैं कंडीशन लगाऊं, जब हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टर में मैं कंडीशन लगाऊं, क्या कंडीशन? एक्सेस ऑफ वाटर, तब मेरा रेट सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड। अब मेरा ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1। अब मेरा ऑर्डर क्या हो जाएगा? तो अब यहां से अगर मैं रेट एक्सप्रेशन लिखूंगा तो मेरा रेट आएगा, रेट इज इक्वल्स टू के टाइम्स क्या, CH3 CH2 COO CH3 एंड ऑर्डर विल बी व्हाट? तो क्या रिएक्शन का ऑर्डर 1 है? बिल्कुल नहीं, ऑर्डर क्या है? 2। पर एक कंडीशन मैंने लगाया, क्या कंडीशन? एक्सेस ऑफ वाटर। तो एक्सेस ऑफ वाटर कंडीशन पे ये फर्स्ट ऑर्डर की तरह एक्ट करेगा। तो एक ऐसा रिएक्शन जो एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, बट अंडर सर्टेन कंडीशन इट इज बिहेविंग एज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो एक ऐसा रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर नहीं है पर पर्टिकुलर किसी कंडीशन पे किसकी तरह काम कर रहा है? शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कोई दिक्कत? एग्जांपल हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, कंडीशन एक्सेस ऑफ वाटर, कोई तकलीफ किसी को इसमें? तो क्या हो जाएगा डेफिनेशन? दोज रिएक्शन which are not truly which are not first order, those reactions which are not first order but under certain condition, but under certain condition behave as a first order reaction. बट अंडर सर्टेन कंडीशन बिहेव एज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये आपका क्या हो गया उसका एग्जाम्पल, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। कोई तकलीफ किसी को इसमें? किसी को भी दिक्कत है इसमें? नोट कर लीजिए। ओके, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं, पीवाईक्यू में आप उठा के देखेंगे, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है? तो 2 पैटर्न के क्वेश्चन है, पहले एक सिंपल वाला पैटर्न करेंगे और उसके बाद एक थोड़ा सा रिवर्स करेंगे उसका। तो क्वेश्चन जनरली आपको पीवाईक्यू में रिवर्स वाला मिलेगा, ये तो एकदम सिंपल है, ये नहीं मिलेगा, पर इसको समझेंगे फिर उसका रिवर्स समझ में आएगा। क्लियर है यहाँ तक? आइए,
आइए, तो देखो रेट एक्सप्रेशन दे दिया तो मैं ऑर्डर लिख सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब होता है जब रेट एक्सप्रेशन नहीं दिया हो। तो चलिए, रेट एक्सप्रेशन दे दिया, ऑर्डर लिखने बोला है, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या हो जाएगा पहला पार्ट, ऑर्डर कितना बेटा, ऑर्डर इज 1 + 2 दैट इज 3। ये तो एकदम सिंपल है। अब क्या कह रहा है, आपको कह रहा है, चलिए सेकेंड पार्ट करते हैं, इस पर ध्यान पे देखिएगा। रेट एक्सप्रेशन मुझे दे के रखा है, ठीक है, लेट इट बी R1। R1 इज इक्वल टू क्या दिया, के, ए का पावर कितना है बेटा, ए, बी का पावर कितना है 2, यही है ना। अब वो कह रहा है कि भैया नया रेट क्या होगा जब कंसंट्रेशन चेंज कर रहा है, क्या कर रहा है, ए को डबल कर रहा है और बी को हाफ कर लीजिए। तो न्यू रेट मेरा हो रहा है R2। क्या हो रहा है न्यू रेट, R2। तो के क्या कर रहा है बेटा, ए के साथ ए को डबल कर दे रहा है, तो क्या 2A। बी को क्या कर रहा है, बी को हाफ कर रहा है, तो हो जाएगा B/2। ए को कर दिया डबल, बी को कर दिया हाफ, कोई दिक्कत। रेट एक्सप्रेशन में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टर्म हो सकते हैं, नंबर नहीं। तो जो रेट एक्सप्रेशन है उसमें जो स्क्वायर ब्रैकेट ना कंसंट्रेशन ना बेटा, कंसंट्रेशन ए का आएगा ना, 2 का कोई कंसंट्रेशन है क्या, 2 इज ए नंबर, तो 2 इज नॉट कंसंट्रेशन। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या, तो 2 इज कंसंट्रेशन, 1/2 इज कंसंट्रेशन, तो उसको अंदर रहने का कोई हक, निकालो बाहर उसको। तो जो नंबर है उसको अंदर रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि कंसंट्रेशन है, निकालो बाहर। तो R2 इज इक्वल टू क्या, के, इसको K1 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे K लिया तो इसको क्या लेते हैं, K1। तो ये K1, ठीक, क्या बाहर आएगा बेटा, नंबर बाहर लिख देते हैं 2, इधर से क्या आएगा, 2 का स्क्वायर है ना, 1/4, क्या आएगा K1 A1 B2, कोई दिक्कत भाई। अब यहाँ से ध्यान दो, इस पूरे टर्म को मैं क्या बोल सकता हूँ, R1 बोल सकता हूँ ना। तो ये 2 से 2 गया, ये 2, क्या हो जाएगा R1 इज इक्वल्स टू, सॉरी, R2 इज इक्वल्स टू R1/2। रेट क्या हो रहा है, हाफ, रेट क्या हो जा रहा है, हाफ। कोई तकलीफ किसी को, पक्का क्लियर है सबको यहाँ तक, ठीक। तीसरे पार्ट में क्या कह रहा है वो, दोनों को डबल करना है। चलिए फिर R3 लिख लेते बेटा, R3 इज इक्वल्स टू के, ए को क्या कर रहे हैं डबल, तो 2A, बी को भी क्या कर रहे हैं 2B, नंबर को बाहर निकालो, इसको K2 दे देते हैं, क्या दे इसको K2। कोई दिक्कत किसी को, अरे समझ आया सबको, हाँ या ना। अच्छा इसको K ही रहने देते हैं, यहाँ कांस्टेंट है ना, तो K ही रहने दो भाई, कांस्टेंट है, कुछ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं तो बोलोगे सर K है ऊपर, उधर K1 है, कैसे कर लिए, लेट इट बी K। अबे K है कांस्टेंट, तो यहाँ से नंबर को रहने का अंदर हक है क्या, बाहर फेंको सबको, इधर से क्या आएगा 2, उधर से क्या आएगा 4, और क्या है K, A का पावर 1 एंड B का पावर कितना 2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इस पूरे को मैं क्या ले सकता हूँ बेटा R1, तो R3 इज इक्वल्स टू 8R1, R3 इज इक्वल्स टू 8R1। कोई तकलीफ किसी को, सिंपल है, हाँ या ना। ये तो क्या पहला पैटर्न, जिसमें आपको ये दे दिया रेट इसका, अब ये रिवर्स होके आएगा। तो एक क्वेश्चन रिवर्स वाले बता देता हूँ, ठीक है, जो आपके PYQs में आपको कॉमनली मिलेंगे, ठीक है, नीट जेई दोनों में, ठीक। आओ नोट कर लो, इसको नोट कर रहे हो कि छाप दियो, हटा दूँ, ठीक। एक क्वेश्चन लिखो, ये आपका PYQ है नीट का ना, जेई में भी आया है सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन। चलिए हटा दो इसको, चलो जेई वाला कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है ना,
ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ मैं, क्योंकि सॉल्व तो मुझे ही करना है। ठीक है, आ जाओ। देखो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ रेट एक्सप्रेशन। आर रेट इज इक्वल्स टू के टाइम्स क्या आएगा, ए क्या आएगा वहाँ से, बी, है ना। बी का पावर कितना, 2। कोई दिक्कत इसमें? अब मुझे डिसाइड करना है कि ए का पावर सच में 1 है और बी का पावर सच में 2 है कि नहीं। तो जो भी एग्जैक्ट पावर होगा, ए का पावर 1 और बी का पावर 2 अगर एग्जैक्ट है तो ऑर्डर आएगा 3। क्या पूछा तुमसे, ऑर्डर। तो रेट एक्सप्रेशन पूछे या ऑर्डर पूछे, एक ही बात है, क्योंकि रेट एक्सप्रेशन लिख दूंगा तो ऑर्डर भी लिख के दूंगा, हाँ या ना। तो आओ देखते हैं। सबसे पहले देखो कि जहां पर क्वेश्चन में एक चीज चेंज हो रही है ए और बी में से, जिसमें दोनों चेंज हो रहा है उसको बाद में देखेंगे। पहले किसको देखेंगे, जिसमें आइदर ए और बी चेंज हो रहा है, उससे रेट को क्या फर्क पड़ रहा है, हम उसी को देखेंगे। पहले पढ़ो क्वेश्चन को। द रिएक्शन रेट इज डबल इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल। सिर्फ ए की बात हो रही है, उसको पकड़ो पहले। आओ तो बेटा ए को डबल कर लेते हैं। तो रेट इज इक्वल टू के, ए को डबल करना है ना, तो 2a। अभी किसी का पावर सेट नहीं है ना, पावर सेट करना है अपने को, ठीक। और बी को कुछ कर रहे हैं क्या, बी का कोई लेना देना है, ठीक है। बी का पावर कुछ भी, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि बी की बात नहीं हो रही। अब बोल रहा है कि ए के कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो रेट को डबल होने के लिए यहां पे नंबर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए ना। रेट को डबल होने के लिए यहां पे नंबर क्या आना चाहिए, किधर से आएगा, ए के ब्रैकेट से। तो ए का पावर क्या होगा कि 2 बाहर आएगा। अगर ए का पावर 0 हो तो कुछ बाहर नहीं आएगा ना, और ए का पावर 1 होगा तो 2 बाहर आएगा, रेट डबल होगा। और ए का पावर 0 होगा तो रेट नहीं बढ़ेगा, 0 हो जाएगा ना वो। और ए का पावर 2 होगा तो 4 बाहर। तो क्या बोल रहा है, डबल हो रहा है कि 4 टाइम्स हो रहा है। तो पहला चीज फिक्स हो गया, ए का पावर फिक्स कर दिया, कितना, 1। कोई दिक्कत किसी को, मतलब फिक्स हो गया ना। अब ए का पावर चेंज नहीं हो सकता। अब ए का पावर चेंज किसका चेंज हो सकता है, बी, जिसको फिक्स नहीं किए। कैसे फिक्स किया, समझ में आया। रेट डबल हो रहा है तो पावर क्या होना चाहिए, 1। दोबारा लिखो रेट, एक बार में ही लिख सकते हो सारा चीज, पर अभी समझा रहा हूं इसलिए दोबारा लिख रहा हूं मैं। तो अब यहां से अगला कंडीशन, के इज इक्वल्स टू क्या कर रहे हैं बताइए, दोनों को क्या कर रहे हैं, 4 बार, 4 टाइम्स। तो 4a, इसका पावर फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकता। 4b, बी का पावर अभी सेट नहीं हुआ, अब सेट होगा बी का पावर। कोई दिक्कत किसी को, क्या हो रहा है, रेट कितने टाइम्स हो रहा है। तो बेटा यहां से तो 4 बाहर आ गया, क्योंकि वो तो 1 फिक्स है, वो 4 बाहर आएगा ही आएगा। तो जैसे ही वहां से 4 बाहर आए तो रेट क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया रेट। रेट क्या हो गया, कोई तकलीफ किसी को, तो रेट 4 टाइम्स हो गया बेटा। तो बी से कुछ बाहर आएगा तो रेट चेंज हो जाएगा ना। मुझे कितना टाइम्स चाहिए, तो बी से कुछ बाहर नहीं आना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, समझ गए बेटा। तो ये हो गया आपका रेट एक्सप्रेशन फाइनल। ये हो गया आपका रेट एक्सप्रेशन फाइनल, जिसमें ए का पावर भी सेट कर दिया है, बी का पावर भी सेट कर दिया है। ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर इज 1। देख के क्या लग रहा था, समझ गए बेटा, हाँ या ना। आंसर जेई का क्वेश्चन था। कोई दिक्कत किसी को, छाप दो, एक नीट का क्वेश्चन दे रहा हूँ, बना लो। ओके, कोई दिक्कत किसी को, आइए।
आइए बनाइए थोड़ा सा। डन, सभी का आ गया? क्या हो जाएगा यहाँ से देखो, सबसे पहले रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं। के क्या जाएगा, ए एंड बी, ठीक। पहला कंडीशन लगाते हैं जिसमें कोई एक चेंज हो रहा है। कौन चेंज हो रहा है बेटा? बी। तो ए का पावर रहने दो, बी को डबल कर लेते हैं। रेट क्या हो रहा है, तो मतलब बी का पावर सेट हो गया। बहुत कोई दिक्कत इसमें? ठीक, दोनों को लेके सेट करते हैं। अब क्या कर रहे हैं, ए को क्या कर रहे हैं, ए को डबल कर रहे हैं, बी को भी डबल। बी का पावर सेट है कि नहीं है? सेट है। तो बी का पावर 2, बी का पावर 1 सेट है, तो बी से क्या बाहर आ रहा है, 2। पर रेट कितने टाइम्स होना चाहिए, 8। तो रेट को 8 टाइम्स होने के लिए 2 मेरे पास है, तो और किससे मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, 4 से। और किससे मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, 4। कोई दिक्कत किसी को? कैसे मल्टीप्लाई होगा 4 से? ए की पावर क्या होनी पड़ेगी, 2। तो ए का पावर 2 होगा तो बाहर क्या आएगा वहाँ से, 4। बी का पावर 1 तो ऑलरेडी सेट है, वहाँ से क्या आ रहा है बाहर, 2। 4 इंटू 2 8 टाइम्स, 4 इंटू 2 8 टाइम्स। कोई दिक्कत किसी को? रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स हो जाएगा, 8 टाइम्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेट एक्सप्रेशन। तो रेट एक्सप्रेशन क्या हो रहा है फाइनली, के ए का पावर कितना बेटा एंड बी का पावर कितना। कोई तकलीफ किसी को? बन जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन? क्लियर है ना सभी को? तो ये था आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या था आपका? और क्वेश्चन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे बेस्ड। अगला टर्म हम पढ़ते हैं थोड़ा सा मॉलिक्युलरिटी। क्या पढ़ते हैं, आ जाइए लिखिए नेक्स्ट हेडिंग, मॉलिक्युलरिटी। मॉलिक्युलरिटी समझते हो, बताओ क्या समझते हो? ठीक है, मॉलिक्युलरिटी। मेरे पास एक रिएक्शन है, N2 plus 3H2 gives 2NH3। मॉलिक्युलरिटी निकालने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है, रिएक्शन मस्ट बी सिंगल स्टेप। मल्टी स्टेप रिएक्शन में मॉलिक्युलरिटी नहीं आएगा, वो कुछ भी हो सकता था। क्या बोला, समझ आया? तो मॉलिक्युलरिटी, वी कैन डिटरमाइन द मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। इफ इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन आई कैन डिटरमाइन मॉलिक्युलरिटी इजीली। तो क्या करना है, सपोज इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर इज ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, 0। मॉलिक्युलरिटी क्या होता है, ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी फर्क है। जितने भी रिएक्टेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे सिंगल स्टेप रिएक्शन में, कंडीशन यही है। कौन सा स्टेप रिएक्शन, समझ रहे हो ना, सिंगल स्टेप, ठीक। तो सिंगल स्टेप रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही उसकी मॉलिक्युलरिटी। कितने रिएक्टेंट है फिलहाल, नहीं बेटा, एक नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, मॉलिक्युलरिटी है 4। मॉलिक्युलरिटी 4, कोई दिक्कत इसमें? तो किसी भी सिंगल स्टेप रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे वो इसकी क्या होगी, मॉलिक्युलरिटी। जैसे एक और रिएक्शन सिंगल स्टेप मान लो, ये भी है, H2 plus I2 gives 2HI, मॉलिक्युलरिटी इज 2। ऑर्डर कुछ भी मुझे पता नहीं, पर अगर सिंगल स्टेप है तो मैं मॉलिक्युलरिटी डायरेक्ट लिख सकता हूँ, उसमें मुझे कुछ करने की जरूरत। और मल्टी स्टेप है तो आई कैन नॉट। समझ गए मैं क्या बोला, यस और नो? तो लिखो, डेफिनेशन लिखो। कोई दिक्कत किसी को?
तो नीचे वाले की मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी? अरे नीचे वाले की, तो मॉलिक्युलरिटी इज 2, नोट कर लेंगे। चलिए एक लास्ट वो देखते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ पर देखो भाई, एक चीज समझ लेना आप, है ना। क्या होता है कि मॉलिक्युलरिटी जो हमने यहाँ पे लिखा है 4, इट इज ओनली पॉसिबल इफ इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। अगर ये सिंगल स्टेप है तो मैं अभी फिलहाल इसको मान रहा हूँ कि सिंगल स्टेप है, क्योंकि मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। तो अगर कोई भी रिएक्शन आपको दिया हुआ है और वो सिंगल स्टेप है तो आप देख करके मॉलिक्युलरिटी लिख सकते हैं 4। बट अगर सपोज करो कि ये रिएक्शन मल्टी स्टेप है, क्या है ये? मल्टी स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, 2 स्टेप में, 3 स्टेप में, 4, कितने भी, एक से ज्यादा स्टेप में अगर कंप्लीट हो रहा है तो देख करके मॉलिक्युलरिटी नहीं निकाल सकते। तो हमने जो डिफाइन किया है, डेफिनेशन में लिखा है कि मॉलिक्युलरिटी किसी भी रिएक्शन का देख क्या पता कर सकते हैं, दैट मस्ट बी सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो अगर ये सिंगल स्टेप है तो इसका मॉलिक्युलरिटी कितना है? 4। और अगर सिंगल स्टेप नहीं, अब मुझे कैसे पता? कोई रिएक्शन देख के बता सकते हैं क्या whether it is सिंगल स्टेप और मल्टी स्टेप? until unless mechanism is not given। तो मैं देख के नहीं बता सकता कि ये सिंगल स्टेप है कि मल्टी स्टेप, तो आपको पता भी नहीं करना है, रिएक्शन दिया रहेगा। तो अगर मल्टी स्टेप है तो फिर इसकी मॉलिक्युलरिटी 4 नहीं होगी, कुछ भी हो सकता है वो। फिर स्टेप देखना पड़ेगा, रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन सा जा रहा है, उसमें कौन कौन रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करे, उसके हिसाब से हो जाएगा। तो जनरली हम मल्टी स्टेप का मॉलिक्युलरिटी नहीं निकालते, समझ गए। सेम इसमें भी, इसकी मॉलिक्युलरिटी 2 तभी है जब एक ऐसा रिएक्शन है सिंगल स्टेप। अगर ये मल्टी स्टेप हो गया तो फिर मॉलिक्युलरिटी 2 नहीं होगी, समझ गए? यस और नो? ठीक, अपन थोड़ा सा देखते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। क्या देखते हैं? हेडिंग लिखेंगे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, किस पे? यूनिट पे, ठीक है। तो अपन इसका जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं। सो ये आपका 2 तरीका है यूनिट निकालने का, एक कंसंट्रेशन के टर्म्स में और एक प्रेशर। अगर कंसंट्रेशन की बात करें तो कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल लीटर इनवर्स। तो मोल लीटर इनवर्स, नीचे में कौन आता है? टाइम। अगर अपन बात करते किसका, रेट कांस्टेंट का ना, तो रेट मतलब क्या? चेंज इन कंसंट्रेशन और चेंज इन टाइम। तो टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड, तो सेकेंड इनवर्स। और कंसंट्रेशन का यूनिट क्या है? मोल लीटर इनवर्स। तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स 1 माइनस एन। व्हाट इज एन? एन इज ऑर्डर, एन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आप लोग एक काम करेंगे, आप लोग यूनिट लिखेंगे 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर का इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। वही आता है, वही इंपॉर्टेंट है, प्रेशर तो बहुत रेयर है, फिर भी अपन प्रेशर का भी लिखेंगे। तो इस फॉर्मूले से आप रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालेंगे 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन एंड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। निकालिए, मैं फिर टैली करूंगा आपके साथ, ठीक है? जल्दी करिए। ओके बच्चों, ओके आइए बताइए, थोड़ा टैली करते हैं और फिर बाकी नेक्स्ट क्लास देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन बताऊंगा, तीसरा तरीका क्या निकालने का, रेट, ठीक है? तो सबसे पहले 0 ऑर्डर, क्या रहा है 0 ऑर्डर का यूनिट? मोल, मोल लीटर इनवर्स, ठीक। फिर फर्स्ट ऑर्डर,
सेकेंड इनवर्स, सेकेंड ऑर्डर क्या जाएगा, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। यस और नो, आ रहा था सभी का? चलिए इन टर्म्स ऑफ प्रेशर बताइए। जीरो ऑर्डर का एटीएम सेकेंड इनवर्स, फर्स्ट ऑर्डर का वही सेम सेकेंड इनवर्स, और सेकेंड ऑर्डर का एटीएम इनवर्स। किसी भी ऑर्डर का आएगा अपन निकाल सकते हैं इससे, यस और नो। तो आज यहीं पे वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, चलिए।